नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। आशा करते हैं आपका पूरा दिन शुभ रहे और इस बुलेटिन में हर उस खबर पर हमारी नजर रहेगी जिस पर आज दिन भर सुर्खियां बनेंगी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्रीन हाइड्रोजन हब समेत 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। रोड शो के बाद होगी जनसभा। दिल्ली में आज से वन नेशन वन इलेक्शन पर JPC की बैठक। प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। संसद में बिल पेश होने के बाद किया गया था गठन। CM डॉक्टर मोहन ने ली सिंहस्थ मंत्रिमंडल समिति की दूसरी बैठक। उज्जैन, इंदौर में नए बस अड्डों के विकास के निर्देश। हरिद्वार कुंभ मॉडल पर भी होगा अध्ययन। CM विष्णुदेव साय ने सरगुजा संभाग के विधायकों के साथ ली बैठक। विकास पर चर्चा कर मांगे सुझाव। कहा पर्यटन के मानचित्र में मिलेगी खास जगह। पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव का बड़ा बयान। धर्मांतरण को लेकर कहा गैर राजनीतिक तरीके से घर वापसी कार्यक्रम हो तो मैं भी साथ हूं। दंतेवाड़ा में नक्सलियों की दहशत से गांव में नहीं हुआ शहीद का अंतिम संस्कार। दूसरी जगह दी गई अंतिम विदाई। बीजापुर ID ब्लास्ट में हुआ था एक जवान शहीद। छतरपुर में सरपंच की दबंगई। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने पर दलित परिवार का कराया सामाजिक बहिष्कार। पीड़ितों ने SP से किया शिकायत। और बात सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों की। ओडिशा में आज से 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। यह सम्मेलन होगा गांधी जी का अफ्रीका से वापस लौटने के खास पर। V नारायण इसरो के नए चेयरमैन होंगे। 14 को वो पद संभालेंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का दिल्ली में स्मारक बनेगा। इधर HMPV के भारत के 8 केस सामने आ चुके हैं। 5 राज्यों में संक्रमित मरीज मिले हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए NET की अनिवार्यता अब खत्म कर दी गई है। तिब्बत में भूकंप से अब तक 126 लोगों की मौत हो गई है और अमेरिका में बर्फीले तूफान यानी एवलांच से अब तक 5 लोगों की जान चली गई है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर होगी, लेकिन शुरुआत करेंगे। पोरबंदर के पास जंगल में भीषण आग लग गई है। तेजी से ये आग फैलती जा रही है। आसपास के इलाकों को खाली कराया जा रहा है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और भारतीय नौसेना की दमकल की टीम भी बुलाई गई है। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें आप गुजरात की पोरबंदर की देख रहे हैं, जहां पर अब जंगल में भीषण आग लगी है और आसपास अब सूचना दी गई तो दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। प्रशासन का अमला भी वहां पर लगा हुआ है। भारतीय नौसेना की दमकल की टीम भी एक बुलाई गई है और लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे पोरबंदर के पास इस जंगल में जो भीषण आग लगी है उसे काबू किया जाए। लेकिन स्थिति अभी ये है, अपडेट अभी ये है कि तेजी से ये आग जंगल में फैल रही है। बुरहानपुर में भंगार और कपड़े के गोडाउन में आग लग गई। भीषण आग ये लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आया। ये सम्मेलन होगा गांधी जी का अफ्रीका से वापस लौटने के खास पर। V नारायण इसरो के नए चेयरमैन होंगे। 14 को वो पद संभालेंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का दिल्ली में स्मारक बनेगा। इधर HMPV के भारत के 8 केस सामने आ चुके हैं। 5 राज्यों में संक्रमित मरीज मिले हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए NET की अनिवार्यता अब खत्म कर दी गई है। तिब्बत में भूकंप से अब तक 126 लोगों की मौत हो गई है और अमेरिका में बर्फीले तूफान यानी एवलांच से अब तक 5 लोगों की जान चली गई है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर होगी, लेकिन शुरुआत करेंगे। पोरबंदर के पास जंगल में भीषण आग लग गई है। तेजी से ये आग फैलती जा रही है। आसपास के इलाकों को खाली कराया जा रहा है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और भारतीय नौसेना की दमकल की टीम भी बुलाई गई है। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें आप गुजरात की पोरबंदर की देख रहे हैं, जहां पर अब जंगल में भीषण आग लगी है और आसपास
अब सूचना दी गई तो दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, प्रशासन का अमला भी वहां पर लगा हुआ है, भारतीय नौसेना की दमकल की टीम भी एक बुलाई गई है और लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे पोरबंदर के पास इस जंगल में जो भीषण आग लगी है उसे काबू किया जाए। लेकिन स्थिति अभी ये है, अपडेट अभी ये है कि तेज़ी से ये आग जंगल में फैल रही है। बुरहानपुर में भंगार और कपड़े की गोडाउन में आग लग गई, भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू भी पा लिया है। गणपति थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर की यह घटना बताई जा रही है। तो बुरहानपुर में भंगार की दुकान में के आसपास ये आग लगी है। गणपति थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर की ये घटना बताई जा रही है। कपड़े का गोडाउन है और भंगार की दुकान है, यहाँ पर आग लगी है इसके गोडाउन में। वो घर वाला। और अब बात प्राकृतिक आपदा की। तिब्बत में भूकंप से मरने वालों की संख्या 126 पहुंच गई है। मंगलवार की सुबह आया 7.1 रिक्टर स्केल का जो तीव्रता का भूकंप था और इस राहत और बचाव में युद्ध स्तर का काम जारी है। भूकंप से करीब 1000 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। पहला भूकंप आने के बाद 3 घंटे तक करीब 50 भूकंप आए भूटान में। भारत बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके इसके महसूस हुए हैं और सबसे दुखद ये स्थिति है कि 126 लोगों की मौत भूकंप के चलते भूटान में हो चुकी है। हालांकि वो शिवालिक हिमालय वाला वो इलाका है जहाँ पर अस्थिरता की स्थिति बनी रहती है और सूचना मिली कि जब पहला भूकंप आया और आखिरी भूकंप आया 3 घंटे के दरमियान करीब 50 बार भूकंप के झटके भूटान के लोगों ने महसूस किए और 7.1 जिसे बहुत सीवियर भूकंप की तीव्रता मानी जाती है रिक्टर स्केल पर, अगर उसे नापा जाए तो 7.1 तीव्रता का ये भूकंप था और औसतन अगर 6.5 से ऊपर जाता है तो इसके जो दूरगामी प्रभाव हैं ये भी बहुत घातक साबित होते हैं और नतीजा भी यही हुआ। देखिए कि 126 लोगों की मौत भूकंप से हो गई भूटान में। मंगलवार की सुबह ये भूकंप आया था और 3 घंटे के बीच में पहला भूकंप और आखिरी भूकंप के जब झटके महसूस किए तो करीब 50 बार भूटान के लोग सहमे, डरे और 126 लोगों की जान चली गई। करीब 1000 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। असम के दीमा हसाओ जिले में रेस्क्यू जारी है। 300 फीट गहरे कोयले खदान में पानी भर गया है और कोयला खदान में पानी भरने से 15 मजदूर फंसे हैं। पिछले 2 दिनों से 48 घंटे से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेड माइनर्स वहाँ पर कोयला खनन कर रहे थे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर रेस्क्यू कर रही है। अब देखिए किस तरह से वहाँ पर उतारा जा रहा है रेस्क्यू टीम्स को। नौसेना को भी लगाया गया है। तो पिछले 48 घंटे से 14 मजदूर वहाँ पर हमारे फंसे हुए हैं जो माइनिंग का काम वहाँ पर कर रहे थे और 300 फीट गहरे कोयला खदान में जब पानी भर गया तो स्थिति ये हो गई, वो 14-15 जो मजदूर हैं वो वहाँ पर लगातार फंसे हुए हैं। माफिया डॉन गैंगस्टर मुख्तार के अंसारी के करीबी की संपत्ति कुर्क की जा रही है। अफजल उसका नाम है। अवैध संपत्ति उसकी कुर्क की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये एक्शन लिया गया है। 1.5 करोड़ से ज्यादा का घर कुर्की की कार्रवाई वहां पर की गई है। मुनादी कराकर बकायदा संपत्ति कुर्क कराई गई है। सुने आप, तो मुख्तार अंसारी क्या कहें उसे, माफिया कहें, गैंगस्टर कहें, डॉन कहें, लेकिन कानून के आगे सब बेबस और हालत देखिए आज कि उसके जो करीबी हैं, वो तो वो छोड़िए, उसके जो करीबी हैं उनकी भी अब संपत्ति कुर्क कराई जा रही है। बाकायदा मुनादी पिटवाई गई और जिसे आम भाषा में कहते हैं कि मुनादी पिटवाने का मतलब ये होता है कि ढोल बजाकर सूचना दी जाती है आसपास के लोगों को। अब देखिए वही वो नज़ारा है, इसमें मुनादी पिटवाकर उत्तर प्रदेश की मऊ की तस्वीरें देख रहे हैं। माफिया, गैंगस्टर, डॉन, एक वक्त के खूंखार बदमाश मुख्तार अंसारी, पॉलिटिकल कनेक्शन भी इनका बड़ा ज़बरदस्त रहा उत्तर प्रदेश की सियासत में। लेकिन अब वक्त ढलता गया और जब कानून का राज उत्तर प्रदेश में बढ़ा तो स्थिति ये है, देखिए कि पहले तो
जो गुंडे बदमाश हैं वो माफ़ी मांगते कर रहे हैं। और अब देखिए मुनादी पिटवाई जा रही है उनके करीबियों की भी कि लीगल संपत्ति उन्होंने अर्जित की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह आदेश पारित किया गया है। अवैध रूप से मुकदमा अपराध संख्या 258/24 धारा 31 यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त। दिल्ली से एक बड़ा पॉलिटिकल अपडेट आप तक पहुंचा दें। आज से वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की बैठक शुरू होगी। 39 सदस्यों वाली समिति में कौन कौन है? कांग्रेस की महासचिव सांसद प्रियंका गांधी, बीजेपी के पुरी से सांसद संबित पात्रा, सुप्रिया सुले, कल्याण बनर्जी, ये सब इसमें शामिल हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में बिल के पेश होने के बाद इसका गठन किया गया था और 31 सदस्य इस जेपीसी में हैं और सरकार में बाद में जेपीसी के 8 सदस्य बढ़ाए गए थे। जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत को शामिल किया गया। कई पार्टियों की ओर से जेपीसी में शामिल किए जाने का अनुरोध किया गया था, लेकिन अब 31 मेंबर्स हैं और आज इसकी पहली बैठक दिल्ली में होनी है। तो ये पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया को लेकर एक जेपीसी का गठन लगातार जिसकी मांग की जा रही थी उसका गठन हो चुका है और उसकी पहली बैठक आज दिल्ली में है। तमाम पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं इस जेपीसी में शामिल सदस्य सब इसमें शामिल होंगे, चर्चा होगी, मंथन होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। आंध्र प्रदेश में कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन वो करने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश को 2 लाख करोड़ के विकास की सौगात वो आज देने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन हब की नींव भी प्रधानमंत्री रखेंगे। ग्रीन मेथनॉल, ग्रीन यूरिया, एविएशन फ्यूल का प्रोडक्शन भी होगा और 300 एकड़ में 25 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनेंगे। पीएम मोदी शाम 4:15 बजे विशाखापट्टनम पहुंचेंगे। पीएम मोदी रोड शो करेंगे वहां पर। उनके साथ मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। आंध्र विश्वविद्यालय में जनसभा को भी वो संबोधित करने जा रहे हैं और इसके बाद 9 जनवरी को ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय जो दिवस सम्मेलन है उसका शुभारंभ वो करेंगे। और अगर आंकड़ों की बात करें तो करीब 5000 से ज़्यादा प्रवासी भारतीय इस सम्मेलन में शामिल होंगे। तो अब कोस्टल इलाकों में प्रधानमंत्री मोदी की ये 2 दिवसीय दौरा आंध्र प्रदेश और ओडिशा। आंध्र प्रदेश में कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास वो करेंगे, नींव रखेंगे और ओडिशा में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। 5000 प्रवासी भारतीय इसमें शामिल होंगे, ऐसी सूचना मिल रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का शेड्यूल अब तक पहुंचा दें। 10:45 पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव राजभवन जाएंगे। 11 बजे विश्वविद्यालय की समीक्षा के लिए कुलगुरु और कुलपति की बैठक लेंगे और 1 बजे राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में वो शामिल होंगे। 2:15 बजे आगरा रवाना होंगे। आगरा में उनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मथुरा के स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। बिजली के क्षेत्र में एमपी को आदर्श राज्य बनाएं। प्रदेश में 30 लाख किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्लानिंग की जाए, कार्य योजना बनाई जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं ऊर्जा विभाग में जो जिम्मेदार हैं उन्हें। सिंहस्थ 2028 को लेकर मंत्रिमंडल समिति की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई है। उज्जैन, इंदौर, इन जिलों में नए बस अड्डों के विकास के लिए
निर्देश दिए गए हैं, यानी नए बस स्टैंड, नए बस अड्डे डेवलप किए जाएं। प्रयागराज कुंभ के साथ ही हरिद्वार कुंभ मॉडल का भी अध्ययन किया जाएगा। अब देखिए, प्रयागराज जो मॉडल है, हरिद्वार जो मॉडल है, उसी के आधार पर उज्जैन में भी व्यवस्थाएं बेहतर रहें, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित रहें, इसकी कोशिश अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। नए बस अड्डों का विकास हो, रेलवे स्टेशन को शहर से जोड़ने के लिए जो अल्टरनेट रूट्स हैं, या फिर मेट्रो, तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, यहाँ से कैसे कनेक्टिंग ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बढ़ावा दिया जाए, इसकी कोशिश लगातार की जा रही है। और इसी की जो दूसरी मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक थी, उसको लेकर बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात रेखांकित करने वाली वो ये है कि नए बस अड्डों के विकास को लेकर बातचीत की गई। और इंस्पिरेशन किससे लिया जा रहा है? प्रयागराज कुंभ से, हरिद्वार के कुंभ से। वो जो मॉडल है उसे अपनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि बड़े अच्छे तरीके से सुचारू तौर पर इस सिंहस्थ का आयोजन उज्जैन में हो 2028 में। छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों का अपडेट भी आप तक पहुंचा दें। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा संभाग के सभी विधायकों और सरगुजा के सांसद के साथ बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक की। अब इस बैठक में क्या हुआ? विधायकों से इलाकों में, यानी क्षेत्र में विकास की सभी संभावनाओं को लेकर चर्चा के साथ सुझाव भी लिए। मीटिंग के बाद सीएम ने कहा कि पूरे सरगुजा संभाग के विकास पर सरकार की हमारी नजर है और संभाग को प्रगति विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए सभी संभावनाओं पर, सारी पॉसिबिलिटीज पर सरकार काम कर रही है। ये भी कहा कि हमने विकसित छत्तीसगढ़ का जो विजन तैयार किया है, उसमें समूचे छत्तीसगढ़ के साथ साथ हमारे दोनों आदिवासी बहुल बस्तर और सरगुजा संभाग की अग्रणी भूमिका होगी। और इतना ही नहीं, हमने पर्यटन में भी, छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कोशिश ये है कि देश में पर्यटन के नक्शे पर सरगुजा को विशेष स्थान मिले। सीएम साय का आज का शेड्यूल अब तक पहुंचा दें। बालोद और धमतरी के दौरे पर आज वो रहेंगे। बालोद में नए बीजेपी दफ्तर का लोकार्पण करेंगे। जुंगेरा गांव में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात वो देने जा रहे हैं। धमतरी में स्वामित्व कार्ड वितरण करेंगे और हितग्राही सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे। वहां पर भी कई विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास है। तो ये वो शेड्यूल है जिस पर आज सीएम विष्णुदेव साय फॉलो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और धमतरी में कई उनका महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 9 जनवरी को रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक होगी। और इस बैठक में बीजेपी के सभी सांसद, विधायक, प्रदेश के पदाधिकारी, नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। बैठक में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। अपने इस प्रवास के दौरान प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन मंत्रिमंडल में फेरबदल, विस्तार और नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को लेकर भी वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। इधर 10 जनवरी को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आ सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान दुर्ग में किसानों के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आयोजकों ने उन्हें आमंत्रित किया है। नगरीय निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विषय है। इन विषयों को लेकर हमारी नीचे तक की इकाई का निर्माण हो चुका है। तो सभी उसमें पूरा प्रदेश के सभी रहेंगे, मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, हमारे प्रभारी जी रहेंगे, आदरणीय नितिन नवीन जी, और हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी सहित सभी वरिष्ठ नेता रहेंगे। पूरी टीम जो नीचे तक की बनी हुई है और एक बड़ी कार्यशाला इस पर संपन्न होगी। नक्सलियों की धमकी और ग्रामीणों का डर, और इसी वजह से देश के लिए अपनी जान देने वाला एक शहीद अंतिम संस्कार के लिए तरस रहा है। उसके गांव में उसका अंतिम संस्कार नहीं हो सका। बीजापुर के कुटरू में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए जवान बुधराम कोसा का गांव बड़े तुंगाली है, लेकिन नक्सलियों की धमकी और अपनी सुरक्षा को देखते हुए ग्रामीणों ने बुधराम का अंतिम संस्कार नेशनल हाईवे के किनारे बसे गांव बदरेला में कर दिया। दरअसल 8 साल पहले बुधराम ने नक्सलियों का साथ छोड़कर सरेंडर किया था।
और इसके बाद पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी। बुधराम परिवार में सबसे बड़ा था और परिवार की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। लेकिन शहीद होने के बाद देखिए कि वो अपने पैतृक गांव में अपने अंतिम संस्कार को भी तरस गया। ये ख्वाहिश उसकी पूरी नहीं हो सकी और नेशनल हाईवे के पास एक दूसरे गांव में ग्रामीणों ने डर के चलते उनका अंतिम संस्कार किया। इनका जो मूल ग्राम है बड़े तुंगाली, लेकिन अभी बरदेला में होगा। जो लोकल जो नक्सली हैं, जहाँ संगम स्थल जिनको बोलते हैं, वो मना कर दिए हैं। रायपुर से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। बीजापुर नक्सली हमले में जवान सुदर्शन शहीद हुए हैं और शहीद पिता के 2 महीने का जो बेटा है वो अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। और सीएम विष्णुदेव साय ने वीडियो देखकर नक्सलियों को अब चेतावनी दी है कि नक्सली कान खोल कर सुन लें, हमारे वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये एक्सपोस्ट सीएम विष्णुदेव साय का है। लिखा है कि हम तय समय में, तय सीमा में नक्सलवाद को खत्म करके रहेंगे। शहीद पिता को अंतिम विदाई देने का जो दृश्य है बहुत मार्मिक है। ये दृश्य हर दिल को झकझोर देने वाला है। तो केवल 2 महीने का बेटा जिसने अपने शहीद पिता को श्रद्धांजलि दी और इस वीडियो को जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गई, वो भावुक हो गया, वो इमोशनल हो गया। और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस वीडियो को देखकर भावुक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि शहीद पिता को अंतिम जो विदाई दी जा रही है, ये दृश्य हर दिल को झकझोर देने वाला है और नक्सली कान खोल कर सुन रहे हैं। तय वक्त में, तय सीमा में नक्सलवाद को हम उखाड़ फेंकेंगे छत्तीसगढ़ से बाहर। खात्मा होगा नक्सलवाद का, ये वादा दिया है प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन शहीद जवान के परिजनों को। और अब बात धर्मांतरण की। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब लोग ये स्वीकार नहीं करेंगे कि धर्मांतरण हो और वे खुद भी इसके पक्ष में नहीं हैं। टीएस सिंहदेव ने कहा कि भेदभाव समाज की वो कुरीतियां हैं जो धर्मांतरण को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने भीमराव अंबेडकर के हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद और बौद्ध धर्म में स्वीकार करने के बाद का जिक्र किया। दिलीप सिंह जुदेव के घर वापसी अभियान की सराहना की और टीएस बाबा ने कहा कि अभियान अगर गैर राजनीतिक तौर पर चलाया जाएगा तो वो भी इसमें शामिल होंगे। चंगाई सभा को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा कि चंगाई सभा में धर्मांतरण नहीं होता, बल्कि उसमें क्रिश्चियन समाज के लोग ही शामिल होते हैं। सामाजिक स्तर पे धर्मांतरण या जो वो प्रक्रिया है जिसमें प्रलोभन से धर्मांतरण किसी कारण से हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मानसिकता लोगों की धर्मांतरण को लेके बनी है, जिसमें चिंता भी होती है और कुछ दुष्प्रचार भी होता है। छतरपुर में आज भी कई गांवों में छुआछूत और जातिवाद हावी है और आज भी छोटी जाति के लोगों के लिए मंदिर में प्रवेश और प्रसाद चढ़ाने पर रोक है। एक ऐसा ही मामला सामने आया जिले के अतरार गांव में, जहां तलैया बब्बा मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर लोगों को बांटना जगत अहिरवार के परिवार को महंगा पड़ गया। गांव के सरपंच ने दलित परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया और इसी के साथ प्रसाद खाने वालों को भी शादी विवाह में बुलाने पर रोक लगा दी। प्रसाद खाने वालों में अब देखिए कौन खाया है, इस पर भी बैन लग गया। महेश अवस्थी, विनोद विश्वकर्मा, मिही लाल कुशवाहा, राजू कुशवाहा, ये सब शामिल थे। इन पर भी बैन लगा दिया कि इनकी शादी समारोह में भी कोई नहीं जाएगा। अब पीड़ित जो हैं ये एसपी से शिकायत करने पहुंचे सरपंच के खिलाफ। प्रसाद चढ़ाने की घटना 20 अगस्त 2024 की है, तो 6 महीने पुराना ये मामला है। एक दलित परिवार के लोग आज भी इस स्थिति में हैं गांव में सामाजिक बहिष्कार के चलते कि प्रसाद चढ़ा दिया, ईश्वर को आस्था के चलते प्रसाद चढ़ा दिया और उस मंदिर पर रोक है कि दलित परिवार के लोग वहाँ पर प्रसाद नहीं चढ़ा सकते। तो जिस पर तो कार्रवाई थी वो भी गलत थी, लेकिन ये भी फरमान चला दिया गया सरपंच जी के द्वारा। सरपंच महोदय हैं वो, उन्होंने कहा कि जिन्होंने प्रसाद खाया है उसे भी सामाजिक बहिष्कार किया जाए।
बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि हमारा प्रसाद छूत के कारण से वो गांव के सरपंच संतोष तिवारी वो ही कर रहे हैं। हमारे हर जनजाति के हम इसलिए कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन महाकुंभ के साथ वाराणसी, गंगा सागर और पूरी यात्रा के लिए रवाना होगी। बता दें आपको कि प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। ये ट्रेन 6 फरवरी को इंदौर से महाकुंभ के साथ वाराणसी, गंगा सागर और पूरी यात्रा के लिए प्रस्थान करेगी। ये ट्रेन इंदौर, देवास, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, रानी कमलापति, इटारसी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी स्टेशन से होकर गुजरेगी और इन स्टेशन से यात्री ट्रेन में सवार हो सकते हैं। 8 रात 9 दिन की यात्रा है, इसमें वाराणसी, प्रयागराज, गंगा सागर, कोलकाता, पुरी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया जाएगा। ये पूरी डिटेल्स है, देखिए ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं हम सूचना कि किन श्रेणियों में निःशुल्क निर्धारित है, कहां कहां आप जा सकते हैं, कब ट्रेन कहां से होकर गुजरेगी, सारा डिटेल आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों से भी आपको रूबरू करा दें। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग लग गई है। 7 से ज्यादा घर आग की जद में आ गए हैं। दमकल विभाग की टीम अब आग बुझाने में जुटी हुई है। हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाई जा रही है। अब लोगों को रेस्क्यू कर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। ये वो तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं। 7 घरों में अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण आग लग गई और अब हेलीकॉप्टर के जरिए, हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाई जा रही है। इतनी भीषण ये आग है, इस तस्वीर को देखकर आप केवल अंदाज़ा लगा लें कि इस आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से की मदद ली जा रही है। दमोह में कलेक्टर की जनसुनवाई में एक अनोखा ही मामला सामने आ गया। एक बुजुर्ग ने इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है कलेक्टर से। बहू से प्रताड़ित है ये बुजुर्ग। कलेक्टर से गुहार लगाई कि भैया मुझे तो इच्छा मृत्यु ही दे दीजिए। जनसुनवाई में राष्ट्रपति के नाम आवेदन भी दिया है बुजुर्ग ने। थाना क्षेत्र के नोहटा का रहने वाला ये 75 साल का, नाम इसका चमन लाल है। तो बहू से प्रताड़ित होकर ये कलेक्टर की जनसुनवाई में जा पहुंचा और कहा कि मुझे तो इच्छा मृत्यु ही दे दीजिए। जनसुनवाई में राष्ट्रपति के नाम आवेदन भी दिया गया और बनवार गांव का ये रहने वाला बुजुर्ग है जिसका नाम चमन लाल बताया जा रहा है और अपनी ही बहू पर प्रताड़ना का आरोप इसने लगाया। कलेक्टर से जनसुनवाई में इच्छा मृत्यु की मांग की, गुहार लगाई। आरोप यह है कि 16 साल पहले बेटी की शादी अनीता रैकवार से हुई थी, यानी उसकी बहू से, और शादी के कुछ साल बाद बेटे की पानी में डूबकर मौत हो गई, यानी इसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद बहू घर से गहने और पैसे लेकर अपनी माँ के साथ मायके चली गई और तब से लगातार इन्हें परेशान कर रही है और इसी को लेकर कई दफ़ा वो शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं है। बुजुर्ग के आवेदन पर अब कलेक्टर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, यानी इसके बेटे की मौत, बच्चे की मौत 16 साल पहले हो चुकी थी। आरोप यह है कि गहने, सोने, पैसे सब लेकर बहू भाग गई और अब प्रताड़ित भी करती है। समस्या ये है, बहुत परेशान कर रही। परेशान होकर हमें ये है कि आत्महत्या करने के लिए आज हमने कलेक्टर महोदय के लिए आवेदन दिया कि हम आत्महत्या कर जीना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें जेल भेज देती, हम जेल जाते हैं और पैसा दो, अब पैसा कहाँ से दे सर, हम बताइए क्या करें सर, कहाँ से लाएं। और उनके कभी उनका वो भाई आई है, वो गाली गलौज करता है कि हम तुम्हारे बाप से ले लेंगे। और तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोट शवन तंबोली के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।